इस कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह से प्रज्ञा अपने भाइयों और माँ के साथ अपनी नानी के घर जाती है। प्रज्ञा पहले से ही अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ और पापा की जिद के कारण वो गांव जाती है। गांव पहुंचने के बाद प्रज्ञा को कुछ अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगती हैं, जो कि वहां मौजूद किसी दूसरे को नहीं दिखाई पड़ती हैं। उस रात जब सभी लोग सो जाते हैं, तब प्रज्ञा अचानक उठकर बैठ जाती है। उस पर किसी प्रेत का साया था। प्रज्ञा के नाना उसे अपने भाई फूलन सिंह, जो कि एक तांत्रिक हैं, उनके पास लेकर जाते हैं। वो बताते हैं कि प्रज्ञा के शरीर को गांव के ही एक छोटी जाति के बच्चे की आत्मा ने अपने वश में किया है। अब वो सभी को उस बच्चे की कहानी सुनाते हैं। अब आगे। फूलन सिंह अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर प्रज्ञा के सफेद पड़े शरीर पर छींटा मारते हैं। प्रज्ञा काफी जोर से चिल्लाती है। प्रज्ञा की माँ उसे जोर से पकड़ लेती है। धीरे धीरे प्रज्ञा शांत होती है। फूलन सिंह अचानक से कहते हैं, उसका नाम भूरा था, छोटा सा और मासूम सा वो बच्चा। दरअसल आज से करीब 30-35 साल पहले भारत के गांवों की हालत और भी बुरी थी। यहाँ आज भी छोटी और बड़ी जाति का फर्क है, लेकिन ये फर्क और भी ज्यादा हुआ करता था। किसी भी छोटी जाति के मर्द या औरत या फिर बच्चों को ऊंची जाति के लोगों के गांव के कोसों दूर रहना पड़ता था। वहां भटकने भी नहीं दिया जाता था। अगर गलती से कोई ऐसा कर भी देता और बिना इजाजत के हमारे मोहल्ले या गांव में घुस आता, तो तुरंत सरपंच बैठ जाती और उन बेचारों को सजा सुना दी जाती। कई बार तो महिलाओं को इस तरह की सजा दी जाती जिसके बारे में सोचकर भी किसी की रूह कांप जाए। सरपंच चौराहों पर महिलाओं के कपड़े उतार देते थे, बच्चों को मल खिलाया जाता था, और अगर कोई छोटी जाति का मर्द हमारी नजर में कुछ गलत करता तो उसे बंधुआ मजदूर बनाकर सालों तक खटाते रहते। कई बार तो उनकी आखिरी सांस तक उन्हें मजदूरी कराई जाती थी, वो भी जानवरों की तरह। लेकिन किसी को भी इन पर दया नहीं आती थी। आज हमें ये सोचकर भले ही थोड़ा बुरा महसूस होता है, लेकिन तब हम में से कोई भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। फूलन कहानी सुना रहे थे। प्रज्ञा की माँ नीम की पत्तों से उसके शरीर को धीरे धीरे सहला रही थी। ऐसा करने के लिए उन्हें फूलन सिंह यानी कि उनके चाचा ने कहा था, ताकि आत्मा का प्रभाव थोड़ा कम रहे। दरअसल प्रज्ञा को जिस प्रेत आत्मा ने जकड़ कर रखा था, वो काफी ताकतवर था। साथ ही इससे पहले उसने जिन भी बच्चों को अपना शिकार बनाया था, उनमें से कोई नहीं बच पाया था। यही कारण था कि फूलन अपने किसी पांचाल नाम के साथी का इंतजार कर रहे थे। पांचाल भी एक सिद्ध तांत्रिक था। जिस किसी भी प्रेत की नब्ज पांचाल पकड़ते, उसे या तो मोक्ष दिला देते या फिर उसका नामो निशान ही मिटा देते थे। लेकिन प्रज्ञा के मामले में प्रेत का नाश नहीं हो सकता था, क्योंकि ये एक बच्चे की आत्मा थी जिसके साथ गलत हुआ था। तो किसी तांत्रिक के पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि बिना उसकी मर्जी के कोई उससे छुटकारा पा सके। फूलन अपनी कहानी को जारी रखते हैं। वहां बैठे काफी लोग खामोशी के साथ उनकी बातों को सुन रहे थे। करीब 28 साल पहले की बात है। आज की तरह हमारा गांव 3 हिस्सों में बटा हुआ था। दक्षिण की तरफ छोटी जाति के लोग रहा करते थे, पूरब की तरफ राजपूत और उत्तर पूरब की ओर ब्राह्मणों की बस्ती थी। हमारे गांव का मुख्य द्वार पूरब दिशा की तरफ था, लेकिन छोटी जाति के लोगों को इस द्वार से प्रवेश करना मना था, भले ही वो किसी भी दिशा में आए। उन्हें दक्षिण के द्वार से ही गांव में प्रवेश की इजाजत होती थी। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ कि आज भी हमारे लिए किसी काले अध्याय से कम नहीं है। सुबह सुबह रामानुज पांडे नहाकर पूजा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गांव की तरफ एक परिवार आ रहा था। इस परिवार में एक आदमी, औरत और एक बच्चा था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि भूरा ही था। रामानुज पांडे को ऐसा लगा कि राजपूतों के घर में कोई मेहमान आया होगा।
मंत्र जाप करने के कारण उन्होंने उनसे कुछ पूछना या कहना ठीक नहीं समझा। जब वो परिवार थोड़ा आगे बढ़ा तब राजपूतों के मोहल्ले में भी कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। वहां भी लोग उन्हें बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लगा कि वो किसी राजपूत के ही मेहमान होंगे, लेकिन वो परिवार धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ता है और छोटी जाति वालों के मोहल्ले में प्रवेश करता है। दरअसल ये परिवार इस गांव के एक छोटी जाति के परिवार का मेहमान था, जो अचानक यहाँ आ गया था। इन्हें हमारे गांव के नियमों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तब राजपूतों और ब्राह्मणों को इस बात की जानकारी हुई और मानो जैसे पूरे गांव में कोहराम मच गया। हर तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत ही सरपंच बैठाई गई। छोटी जाति के लोगों के प्रमुख को भी बुलाया गया और उनसे जवाब तलब किया गया कि आखिर क्यों उनके किसी आदमी ने बड़ों के गांव में प्रवेश किया। वहीं दूसरी तरफ रामानुज पांडे ने गांव का शुद्धिकरण भी शुरू कर दिया था। चाहे राजपूत हो या ब्राह्मण, हर किसी ने अपने स्तर पर अपना तमाशा शुरू कर दिया था। वो मंजर बड़ा ही दर्दनाक और बुरा था। फूलन सिंह उस समय करीब 15 साल के थे। अब वो 50 के होने वाले थे। फूलन अपनी आंखों देखी बता रहे थे। भूरा की कहानी में अभी वो मोड़ नहीं आया जिसके कारण आज बड़ी जाति के लोग प्रेत या आत्मा से परेशान हैं। लेकिन फूलन की आंखों में आंसू थे। फूलन चुप हो गए और अपने सिर को झुकाए कुछ देर के लिए खामोश हो गए। प्रज्ञा की मां ने कहा, फिर आगे क्या हुआ ये भी तो बताइए, आप चुप क्यों हो गए? फूलन ने एक बार फिर से कहानी सुनाना शुरू किया। फूलन ने कहा, गांव में इस तरह का तमाशा पहले कभी देखा नहीं गया था। छोटे जाति के प्रमुख से जब जवाब तलब किया गया, इस पर उन्होंने कहा कि माई बाप, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें माफ कर दीजिए, ये गलती दोबारा नहीं होगी। इस बेचारे मासूम परिवार वालों को इस गांव के नियमों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। गांव के प्रधान ने कहा, ऐसे कैसे माफ कर दिया जाए? अगर हम इसी तरह से सबको माफ करते रहें तब तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई छोटी जाति वाला हमारे गांव में प्रवेश करेगा और हमारे गांव को दूषित करेगा। ऐसे नहीं चलेगा। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि आने वाले समय में हर कोई इसे याद रखे और ये गलती दोबारा ना हो। गांव के सरपंचों में से किसी ने कहा, इन्हें नंगा करके गांव में घुमाया जाए। किसी ने कहा, इन्हें मल खिलाया जाए। तो किसी ने ये कह दिया कि इन्हें जिंदा जला दिया जाए। सभा में बैठे सभी लोग अपनी अपनी बातें रखने लगे। कुछ देर तक कहा सुनी यूं ही चलती रही। इसके बाद अचानक मुखिया ने कहा, ठहरो, फैसला हो गया है। बांध कर जिंदा जलाया जाएगा, तभी जाकर ये गांव पवित्र हो पाएगा। मुखिया के इस फैसले के बाद वहां सन्नाटा फैल गया और इसके बाद एक एक करके सभी ने मुखिया की इस बात पर मुहर लगा दी। फैसला तय हो गया। परिवार के सभी सदस्यों को रस्सी से बांध दिया गया। फैसला हुआ कि आज ही इन्हें दोपहर में बांधकर जिंदा जला दिया जाए। क्या सरपंच के फैसले को मानकर इस परिवार को जला दिया जाएगा? क्या भूरा की आत्मा प्रज्ञा को आजाद करेगी? आखिर क्यों भूरा ने प्रज्ञा को अपने वश में कर लिया, जबकि गांव में इतने सारे लोग थे? इन सभी बातों को जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।